अच्छा, तो आज की चर्चा शुरू करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। अपने दिमाग में एक फोल्डर है जिसका नाम है वीगनिज्म एक डाइट है। बस उस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आज हम जिन दस्तावेजों को देख रहे हैं उनसे एक बात तो साफ है कि हम सब ने इस शब्द का मतलब समझने में शायद बहुत बड़ी गलती की है। तो ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल। हम आमतौर पर वीगनिज्म को खाने पीने की चीजों की एक लिस्ट की तरह देखते हैं। मांस नहीं, दूध नहीं, शहद के लिए लेबल चेक करो, बिल्कुल बस कुछ पाबंदियां। बिल्कुल, जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू का एक ऑप्शन हो। लेकिन आज के हमारे सोर्स कहते हैं नहीं, मेन्यू नीचे रख दीजिए। हाँ। हम देख रहे हैं लेस्ली क्रॉस के शुरुआती लेख। ये 1950s के दशक में वीगन सोसाइटी के संस्थापकों में से थे, और उन्होंने इस पूरी सोच को एक जीवन शैली की तरह नहीं बल्कि जानवरों के मुक्ति का सिद्धांत कहकर समझाया। डॉक्ट्रीन ऑफ एमांसिपेशन। हाँ, और ये मुक्ति शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही खास टकराव को देखने जा रहे हैं। एक तरफ है 1951 की मूल एकदम साफ परिभाषा, और दूसरी तरफ है 1979 में किया गया एक बदलाव। और इन दस्तावेजों का तर्क ये है कि 1979 के उस बदलाव ने सिर्फ शब्द नहीं बदले, उसने उसने इस पूरी सोच की नींव ही हिला दी। ये तो बड़ा दावा है। मतलब क्या क्रॉस का नजरिया इतना अलग था? जब हम वीगनिज्म की बात करते हैं तो दिमाग में जानवरों का भला या एनिमल वेलफेयर आता है। क्या वो ये नहीं चाहते थे? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। उन्हें वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। मतलब उनकी दिलचस्पी बड़े पिंजरों या जानवरों को इंसानियत से मारने के तरीकों में नहीं थी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में थी, आजादी। आजादी। चलिए 1951 में चलते हैं। लेस्ली क्रॉस वीगनिज्म की परिभाषा लिखने बैठते हैं। और वो हेल्थ या प्लांट बेस्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लिखते हैं वीगनिज्म शब्द का मतलब उस सिद्धांत से होगा कि इंसान को जानवरों का शोषण किए बिना जीना चाहिए। सिद्धांत, ये शब्द सुनने में ही बहुत भारी भरकम लगता है, जैसे कोई राजनीतिक मैनिफेस्टो हो, डाइट प्लान नहीं। सही, कीटो का सिद्धांत जैसी कोई चीज तो नहीं होती, और क्रॉस ने यह शब्द बहुत सोच समझ कर चुना। सोर्स बताता है कि सिद्धांत एक उसूल पर टिका होता है, और यहीं पर पहली बड़ी बात हमें समझनी है, सिद्धांत और अभ्यास के बीच का फर्क। ठीक है। ये हिस्सा मुझे बहुत काम का लगा, क्योंकि ये साफ करता है कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। तो सिद्धांत और अभ्यास में क्या फर्क है? सिद्धांत वो बुनियादी सच है जिसे आप मानते हैं, जैसे आपके घर की नींव, और अभ्यास वो काम है जो आप उस सच के आधार पर करते हैं। तो अगर आपका सिद्धांत है कि जानवर हमारी संपत्ति नहीं है, तो ये आपका आंतरिक विश्वास है। और इस विश्वास के चलते करते हैं ना, कोई सुबह उठकर फिलॉसफी नहीं पढ़ता, वो बस सोचता है आज से चिकन नहीं खाऊंगा। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब आपके पास सिर्फ नियमों की एक लिस्ट होती है, सिद्धांत नहीं, तो आपका दिमाग उससे बचने के रास्ते खोजने लगता है। आप पूछते हैं, अच्छा शहद का क्या, कीड़ों को कितना ही दर्द होता होगा। और ऊन का क्या, अगर भेड़ को कोई तकलीफ न दी जाए तो? हाँ, ये तो होता है। हम हमेशा नियमों की सीमाएं तलाशते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस सिद्धांत को मानते हैं कि कोई भी जानवर आपके इस्तेमाल के लिए बना ही नहीं है, तो ये सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर आप ये नहीं पूछते कि ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपके लिए वो भेड़ ऊन बनाने की मशीन ही नहीं है। वो एक स्वतंत्र जीव है। सही। इस बात को समझाने के लिए सॉस में एक बहुत ही तीखा उदाहरण दिया गया है, मानव दास्ता का। मैं जानती हूँ कि तुलना थोड़ी असहज कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ संपत्ति की परिभाषा को समझने के लिए है। हाँ, और ये तर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। आप ज्यादातर दास्ता के खिलाफ नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मानना है कि इंसान संपत्ति नहीं है, लेकिन मंगलवार को घर की सफाई के लिए एक दास रख लेता हूँ। नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस सिद्धांत को मानते ही नहीं है। आपकी बस एक पसंद है, कोई उसूल नहीं। उसूल तो पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। क्रॉस का तर्क यही था कि वीगनिज्म का मतलब है इंसानों और जानवरों के बीच मालिक और गुलाम के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना। या तो आप मानते हैं कि जानवर एक स्वतंत्र जीव है, या नहीं मानते, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और ये हमें उस हिस्से पर लाता है जिसने सच में मुझे चौंका दिया। ये वीगनिज्म के बारे में हमारी सबसे आम धारणा को सिर के बल खड़ा कर देता है। अच्छा, ऐसा क्या है? सोर्स का तर्क है कि वीगनिज्म जानवरों को न मारने के बारे में नहीं है। एक मिनट, क्या मतलब? वीगनिज्म का तो पूरा पॉइंट ही यही है कि जानवर न मरें। अगर ये नहीं तो फिर क्या है? मैं तो कंफ्यूज हो गई। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। हम सोचते हैं वीगन मतलब नो किल, लेकिन
क्रॉस के लिए वीगनिज्म शोषण या उपयोग को खत्म करने के बारे में था, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, इसे थोड़ा और समझाइए, क्योंकि मारना ही तो शोषण का सबसे बड़ा रूप है। अक्सर होता है, पर हमेशा नहीं, और ये फर्क ही सब कुछ है। सोर्स में पिछवाड़े की मुर्गियों का क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और वहां पहले से कुछ मुर्गियां थी। आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, कभी उन्हें मारते नहीं, आप बस उनके दिए हुए अंडे खाते हैं। तो क्रॉस के सिद्धांत के हिसाब से ये वीगन नहीं है, भले ही किसी की जान नहीं जा रही। बिल्कुल, ये वीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी भी उनका उपयोग कर रहे हैं। आपने खुद को मालिक की जगह पर और मुर्गी को एक संसाधन की जगह पर रखा है। आप एक जीवित प्राणी के शरीर से निकली चीज को अपने फायदे के लिए ले रहे हैं। रिश्ता अभी भी मालिक और वस्तु का ही है। ठीक है, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रही हूँ और गलती से एक हिरन से टक्कर हो जाती है और वो मर जाता है। यहाँ नतीजा तो अंडे खाने से कहीं ज्यादा बुरा है। तो क्या मैं वीगन नहीं रही? नहीं, उस हादसे से आपके वीगन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और यहीं पर वो फर्क साफ होता है। हिरन की मौत एक त्रासदी है, लेकिन ये वीगनिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हिरन को एक संसाधन के रूप में नहीं देखा था। आपने उसे मारने के इरादे से गाड़ी नहीं चलाई थी। वो एक हादसा था, शोषण नहीं। समझ गए। तो पूरा ध्यान नतीजे से हटकर रिश्ते पर है। सवाल ये नहीं है कि क्या जानवर मरा, सवाल ये है कि क्या मैंने उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल। घोड़े की सवारी का उदाहरण भी यही बताता है। आप घोड़े को मार नहीं रहे, लेकिन आप उसे एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने एक जीव को एक वस्तु में बदल दिया है। सिद्धांत इसी का विरोध करता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाता है। 1951 की ये परिभाषा तो एकदम साफ है, कोई लाग लपेट नहीं। पर फिर 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ 1979 में? लेस्ली क्रॉस की मृत्यु के बाद उसी साल वीगन सोसाइटी ने अपने परिभाषा को अपडेट किया। उन्होंने उसमें सिर्फ कुछ शब्द जोड़े। कौन से शब्द? उन्होंने जोड़ा, जहां तक संभव और व्यावहारिक हो। As far as possible and practicable। ईमानदारी से कहूं तो ये तो मुझे काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। आज की दुनिया में 100% शुद्ध होना तो नामुमकिन है। हमारी कार के टायरों में, मोबाइल फोन के गोंद में, हर जगह एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये लाइन जोड़ना तो बस हकीकत को मानना हुआ ना, इसमें क्या बुराई है? पहली नजर में ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन सोर्स का तर्क है कि ये शब्द विनाशकारी थे। ये एक ऐसा चोर दरवाजा था जिसने पूरे सिद्धांत को कमजोर कर दिया। विनाशकारी, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकेबल एक बहुत ही व्यक्तिगत शब्द है। इसका मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। ये हर किसी को अपनी सुविधा के हिसाब से एक लकीर खींचने की छूट दे देता है। जैसे एक इंसान कह सकता है, मेरे लिए पनीर छोड़ना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है और मेरे शहर में अच्छा वीगन पिज्जा नहीं मिलता। अब समझी। दूसरा कह सकता है, मेरे लिए हर चीज का लेबल पढ़ना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो हर कोई अपनी सहूलियत से तय कर सकता है कि वीगनिज्म का मतलब क्या है। बिल्कुल। चलिए फिर से उस मानवाधिकार वाले उदाहरण पर चलते हैं। सोचिए, अगर कानून ये कहता कि आपको जहां तक संभव और व्यावहारिक हो दास नहीं रखना चाहिए। हाँ नहीं, ये तो बेतुका लगेगा, ये तो अस्वीकार्य होगा। हम मौलिक अधिकारों के आगे ऐसे अगर मगर नहीं लगाते। सही कहा। तो सोर्स का तर्क यह है कि इन शब्दों को जोड़कर आंदोलन का ध्यान मुक्ति से हटकर कल्याण पर चला गया। यानी जानवरों के आजाद होने के अधिकार से हटकर इंसानों की सुविधा और उनकी कोशिश पर आ गया। अचानक ये चर्चा जानवर के बारे में नहीं रही, ये मेरे बारे में हो गई। मेरी मुश्किल, मेरी सहूलियत, मेरी व्यावहारिकता। सही। इस सब से मुझे वो एक तर्क याद आता है जो इंटरनेट पर हर जगह सुनाई देता है। वो फसलों से होने वाली मौतें वाला, क्रॉप डेथ्स। लोग कहते हैं, आपकी सब्जियां उगाने के लिए भी तो खेतों में हार्वेस्टर से छुए और कीड़े मरते हैं, तो आप भी जानवर मारते हैं। हाँ, ये बहुत आम तर्क है। आप खुद को बहुत नैतिक समझते हैं। चेकमेट। ये एक तरह से सबको एक ही पलड़े में तोलने की कोशिश है। ये कहने का तरीका है कि जब हर कोई किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, तो मेरा स्टेक तुम्हारे सलाद से ज्यादा बुरा कैसे हो गया? तो सोर्स इस तर्क का क्या जवाब देता है? वो फिर से उपयोग और नुकसान के फर्क पर लौटता है और इसके लिए एक कोर्टरूम का उदाहरण देता है जो कमाल का है। सोचिए, एक दास मालिक का वकील जज के सामने खड़ा है। वो कहता है, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर लोगों को गुलाम बनाने का आरोप लगाना गलत है। आखिरकार शहर में कंस्ट्रक्शन साइट पर हर साल मजदूरों की मौत होती है, कार हादसों में लोग मरते हैं। जब समाज में मौत इतनी आम है तो मेरे मुवक्किल को भी अपने दास रखने की इजाजत होनी चाहिए।
जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो ये तर्क बिल्कुल खोखला लगता है। क्योंकि ये है ही खोखला। अनजाने में होने वाला नुकसान, जैसे फसल में चूहे का मरना, जानबूझकर किए जाने वाले शोषण यानी जानवरों को संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना, को सही नहीं ठहरा सकता। दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। हाँ। ये प्लांट्स बेस्ड और वीगन के फर्क को भी साफ करता है। ओहो, सोर्स इस कंफ्यूजन से तो बहुत चिढ़ता है। वो एक बहुत साफ लकीर खींचता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल की बीमारी की वजह से या कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स खाना छोड़ देता है। वो बहुत सख्ती से प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करता है, लेकिन लेदर की बेल्ट पहनता है। तो क्रॉस की परिभाषा के हिसाब से वो वीगन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक डाइट पर है। क्योंकि उसने वो सिद्धांत नहीं अपनाया कि जानवर संपत्ति नहीं है। उसे जानवर को बेल्ट की तरह इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बस जानवर को खाना नहीं चाहता क्योंकि वो लंबा जीना चाहता है। ये पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। जबकि वीगनिज्म दूसरों के हित के बारे में है, जानवर के हित के बारे में। तो इन सोर्स के मुताबिक 1979 के बदलाव ने सिर्फ फिलॉसफी को ही कमजोर नहीं किया, बल्कि आंदोलन को भी पटरी से उतार दिया। ये तो रणनीति के नजरिए से भी एक बड़ी नाकामी हुई। यही उनका सबसे बड़ा तर्क है। ये टिपिंग पॉइंट थ्योरी पर आधारित है। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए 51% लोगों की सहमति चाहिए, बहुमत चाहिए। लेकिन सामाजिक विज्ञान कुछ और कहता है। रिसर्च बताती है कि समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुमत की नहीं, बल्कि एक छोटी पर पूरी तरह से समर्पित अल्पसंख्यक की जरूरत होती है। हाँ, आंकड़े अलग अलग हैं, पर यह संख्या 10 से 25% के बीच होती है। अगर आप 15% आबादी को किसी एक मुद्दे पर चट्टान की तरह खड़ा कर दें, तो बाकी समाज धीरे धीरे उनके पीछे आने लगता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। उस अल्पसंख्यक को अटूट होना पड़ता है। उनके विचारों में कोई ढीलापन नहीं हो सकता। और यहीं संभव और व्यवहारिक वाली बात समस्या बन जाती है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो कहें नहीं, ये गलत है, बस बात खत्म। यही साफ सोच समाज में बहस की दिशा बदलती है। तो सोर्स का तर्क ये है कि परिभाषा को नरम बनाकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, उन्होंने असल में आंदोलन की ताकत ही खत्म कर दी। उन्होंने सिद्धांत पर टिके रहने वाले लोगों की गुणवत्ता पर सदस्यों की मात्रा को तरजीह दी। यही मुख्य आरोप है। तो इन दस्तावेजों के हिसाब से आगे का रास्ता हर किसी को मीटलेस मंडे के लिए मनाना नहीं है, बल्कि उस 10% ठोस आबादी को तैयार करना है जो सिद्धांत को वाकई में समझती हो, जिन्होंने जानवरों को चीजों की तरह देखना बंद कर दिया हो। ये तो क्या वीगन बनना मुश्किल है, इस पूरे सवाल को ही बदल देता है। अगर आप इसे एक डाइट की तरह देखती हैं तो हाँ, ये मुश्किल है, ये एक त्याग है। मैं वो चीज खाना चाहती हूँ पर खा नहीं सकती। लेकिन अगर आप इसे एक सिद्धांत की तरह देखते हैं तो ये त्याग है ही नहीं। जैसे मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मैं एक दास का मालिक नहीं बन सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझसे कुछ छिन गया है। बिल्कुल। एक बार जब आपकी पहचान बदल जाती है, जब आप जानवर को एक उत्पाद की जगह एक व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं, तो अभ्यास अपने आप बदल जाता है। फिर आपको नियमों की किताब की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष है। ये पूरी चर्चा को मैं क्या खा रहा हूं से हटाकर मैं कौन हूं और वे कौन है पर ले आता है। क्या वो चीजें हैं या जीव है? सोर्स के अनुसार यही एकमात्र सवाल है जो मायने रखता है। खैर, ये तो टोफू पर होने वाली चर्चा से कहीं ज्यादा गहरा था, लेकिन शायद मुद्दा यही है। ये सोर्स हमसे इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए कह रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, जो हमेशा एक अच्छी बात है। बिल्कुल। इस हफ्ते इस फर्क के बारे में सोचिएगा, सिद्धांत बनाम अभ्यास। देखिएगा कि ये आपकी अपनी जिंदगी में कहाँ-कहाँ नजर आता है। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मजा आया। मिलते हैं अगली बार।